नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर उमा बड़ोलिया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, राजस्थान। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत, और उसके दो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में बताते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि राजनीति विज्ञान एक विकासशील अध्ययन अनुशासन है। आधुनिक युग में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह इसका भी विकास हुआ है और वर्तमान में संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण निम्न सामग्री के आधार पर पढ़ा जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा। आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं, लक्षण या राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन प्रवृत्तियां। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, राजनीति विज्ञान की प्रकृति और परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। सबसे पहले हम जो सब टॉपिक लेंगे वो है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई या इस प्रकार की नवीन प्रवृत्ति राजनीति विज्ञान में क्यों आई। परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान आधुनिक राजनीति विज्ञान को ग्रहण करना है ताकि हम अणुयुग के भयंकर खतरों से मानव की रक्षा कर सकें। लियो स्ट्रास ने यह कथन आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता के संदर्भ में ही कहा है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के प्रसंग में मानव तत्व का महत्व व्यक्त करते हुए हरमन हेलर ने भी लिखा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक आवश्यकताओं द्वारा होता है। It may be said that the character of political science in all of its parts is determined by its basic presuppositions regarding men. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के वॉल्यूम 12 में हरमन हेलर ने यह लिखा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता राजनीति विज्ञान के संदर्भ में रही है। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अध्ययन की मूल इकाई मनुष्य है, अतः यह एक गतिशील विज्ञान है। इसी संदर्भ में यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगी कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक चिंतकों ने आवश्यकता अनुभव की कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने में परंपरागत दृष्टिकोण पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है और मनुष्य जिसके बिना राज्य के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, सरकार जिसके द्वारा राज सत्ता की अभिव्यक्ति और उसका प्रयोग होता है, दोनों को उचित महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात इस कथन का अर्थ यह है कि हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के महत्व, मानव के महत्व के साथ सरकार के महत्व को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है जिनका संबंध राज्य नामक संगठन और संस्था से होता है।
आवश्यकता के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। परंपरागत राजशास्त्रियों ने भी यह अनुभव कर लिया था कि राजनीति विज्ञान में हमें सरकार और राज्य का अध्ययन करने के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने इस मत को और अधिक प्रबल कर दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रारंभिक प्रतिपादकों में यह विचार प्रतिपादित प्रबल हो गया कि क्या यह शास्त्र मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन करता है अथवा इसे मानव जीवन के अन्य पक्षों से संबंधित अन्य पक्षों का भी अध्ययन करना चाहिए, जैसे सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष। सर्वमान्य तथ्य यह स्पष्ट हुआ इस चिंतन से कि मानव जीवन के समस्त पहलुओं को पृथक पृथक करके उनका समग्र रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। यदि किया भी जाता है तो ऐसा अध्ययन अपूर्ण माना जाएगा। अतः एक वर्ग जिसे हम व्यवहारवादी कहते हैं, उन्होंने यह माना कि राजनीति विज्ञान में मानव के बहुपक्षीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए और इसके लिए उन्हें अंतर अनुशासनात्मक होना होगा, अर्थात आवश्यकता के अनुसार, अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार पारस्परिक पहलुओं के प्रभावों का अध्ययन भी राजनीतिक वैज्ञानिकों को करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उससे पहले भी 1909 में, 1925 में आर्थर एफ बेंटले, ग्राहम वालास और चार्ल्स ई मेरियम ऐसे राजनीतिक विद्वानों के नाम हैं जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत कर दी थी। ऐसा नहीं है कि आधुनिक दृष्टिकोण के लिए केवल द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, कारण और परिणाम ही उत्तरदायी रहे हैं। उससे पहले भी राजनीति शास्त्री यह अनुभव करने लग गए थे, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया। विशेष बात यह है कि युद्ध ने कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म दिया था जिनसे इस प्रवृत्ति में क्रांतिकारी प्रयास हुआ, यानी परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर राजशास्त्रियों का चिंतन मनन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। प्रथम महायुद्ध के 20 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और उसमें हुए भीषण जनधन संहार ने इन पूर्ववर्ती विचारधाराओं यानी परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति विश्वास को कम कर दिया। उनका यह कहना था कि राज्य का उद्देश्य पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति है अथवा मानव एक विवेकशील प्राणी है, इसमें अविश्वास करने लायक कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार कार्य करती है और मानव का व्यवहार उसके कार्यों को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन भी हमें आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत करना चाहिए। इसी के अलावा एक अन्य जो कारण रहा आधुनिक राजनीति शास्त्र के विकास में, आधुनिक दृष्टिकोण के विकास में, वह एक महत्वपूर्ण कारण था कि सबसे पहले समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों का विकास हुआ और नवीन अध्ययन पद्धतियों के विकास में उन्होंने मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया और उन्होंने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयोग किया। उन्हीं से प्रभावित होकर के राजनीति शास्त्र में भी इस तरीके की अध्ययन पद्धतियों का विकास होने लगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण था अमेरिकी विश्वविद्यालय, जिसे हम शिकागो संप्रदाय की संज्ञा भी देते हैं, कि शैक्षिक गतिविधियां इसका एक महत्वपूर्ण कारण रही। चार्ल्स ई मेरियम ने 1925 में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखा और उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, साथ ही हमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए, यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना चाहिए।
तो बाद में जो उनके सारे अनुयायी हुए उन्हें शिकागो संप्रदाय की संज्ञा दी गई और उन्होंने सबने ही इस मत का समर्थन किया कि हमें परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़ करके आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। वहीं अमेरिका में ही अन्य जो शैक्षिक संस्थाएं थी, जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, रिसर्च काउंसिल, फोर्ड कार्नेगी, अन्य रॉकफेलर, अन्य जो संस्थाएं थी, उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया कि हमें आधुनिक दृष्टिकोण के साथ राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण और प्रतिपादन करना चाहिए। एक अन्य कारण रहा राज्य और सरकारों के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन अध्यापन है वो नगर राज्यों तक सीमित था। मध्य काल में धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए अध्ययन किया गया, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इस तरीके की जब क्रांतियां हुई तो उसके बाद में डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट एक आया, राज्य और सरकारों के स्वरूपों में परिवर्तन हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो जब विश्व द्विध्रुवी हो गया तो तब राज्य और सरकारों के प्रकार, कार्य, उनकी शक्तियों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया और लोक कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना के साथ राज्य और सरकार के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती गई। और इसी के साथ में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र था उसमें भी वृद्धि हुई। राज्य के सरकारों के स्वरूपों का अध्ययन करने और उन पर मानव के प्रभाव, मानव के समग्र प्रभाव को अध्ययन करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हुई। और इसके लिए इस बात का प्रबल समर्थन किया गया कि ऐसा अध्ययन करने के लिए हमें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस प्रकार रहा। 20वीं सदी में राजनीतिक चिंतन में प्रभावशाली तत्वों का विकास हुआ, जिससे आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास हुआ है। वॉल्टर बेजहार्ट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस ने इसे वैज्ञानिक और निश्चयात्मक बनाने पर जोर दिया। आर्थर ऑफ बेंटले, ग्राहम वालास, कैटलिन लासविल ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को प्रमुख स्थान दिए जाने की बात की। 1925 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में चार्ल्स ई मेरियम ने अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। 1930 में हेराल्ड लासवेल ने साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स पुस्तक में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए फ्रॉयड के मनोविज्ञान को आधार बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध का भी विशेष योगदान रहा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके कारण विश्व की राजनीतिक संरचना, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक उपलब्धियों, सैन्य क्षमता में गंभीर परिवर्तन हुए और परंपरागत अवधारणाओं की जगह नवीन अवधारणाओं ने जन्म लिया। सभी समाज विज्ञानों में नवीन अध्ययन तकनीकों का विकास हुआ। 1960 के दशक में उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजवैज्ञानिकों ने इसे दार्शनिक अध्ययन की जगह वैज्ञानिक अध्ययन बनाने पर जोर दिया। वे इसे अंतर अनुशासनात्मक बनाने की बात कहने लगे। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान आदि ने इसके विकास में अपनी मदद दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हुआ। नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ। यह देखा गया कि मनुष्य के कार्यकलाप राज्य के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, अतः मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन राज्य और सरकार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।